Hello trainees, myself Firoz Khan from डाइट प्रतापगढ़। लास्ट क्लास में हम आपसे बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, और वहाँ पर हम लोग बात किए थे कि कोशिका क्या होती है, उसकी खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत, इस तरह से। और बाद में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर देखा था। आज हम लोग कोशिका के विभिन्न भागों और उसके अंदर उपस्थित कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं कि हमने एक वनस्पत कोशिका बनाया हुआ है। वनस्पत कोशिका इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि वनस्पत कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में अधिक भाग आप देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन वनस्पत कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। इससे एक आपको अतिरिक्त स्ट्रक्चर संरचना आपको वनस्पत कोशिका में दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपको पता है कि वनस्पत कोशिकाओं में लवक यानी प्लास्टिड्स होते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होते। और जंतु कोशिकाओं में वहाँ पर लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जैसे आपको पता है बहुत छोटी संरचना होती है, उसी जीवद्रव्य के अंदर उपस्थित रहता है। वहाँ पर तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम रहता है, वो भी केंद्र के पास रहता है। तो कुछ ऐसी संरचनाएं जो जंतु कोशिकाओं में भी होती हैं और वनस्पत में नहीं होती। लेकिन प्रारूपिक रूप से अध्ययन करने के लिए आपके लिए वनस्पत कोशिका ज़्यादा अच्छी रहती है। अब अगर हम जब कोशिका के विभिन्न भागों की बात करते हैं तो सबसे बाहर आपको दिख रहा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं कि 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। 4 स्तरों में सबसे बाहरी स्तर का नाम होता है मिडिल लैमेला अथवा मध्य पटेलिका। फिर उसके अंदर की तरफ का स्तर का नाम होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति, जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल भी कहते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सबसे बाहर वाले स्तर का नाम मिडिल लैमेला अथवा मध्य पटेलिका क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये लेयर 2 कोशिकाओं के बीच स्थित होती है, इसलिए सबसे बाहरी स्तर भी है और ये 2 के मध्य है, इसलिए इसका नाम मध्य पटेलिका पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल इसी पर आता है कि जैसे आप देखते हैं आजकल आम वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो आम देखेंगे कि कच्चे आम रहते हैं तो कड़े रहते हैं, लेकिन पकने के बाद वो मुलायम हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? यही मध्य पटेलिका ही होती है। मध्य पटेलिका कोशिकाओं को आपस में मजबूती से जोड़े रखता है। जब तक मध्य पटेलिका उपस्थित रहता है तब तक कोई भी फल या कोई भी वनस्पत भाग जो होता है काफ़ी कड़ा ठोस रहता है, काफ़ी मजबूत रहता है, उसको आप दबा नहीं सकते आसानी से। लेकिन जब मध्य पटेलिका गल जाने से, खासतौर से फलों के पकने के बाद, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो भाग सब काफ़ी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए वो दबाने से दबने लगते हैं। अब कोशिका भित्ति के बाद जो दूसरी बात आती है, जैसे देख रहे हैं कि उसके अंदर की तरफ 4 लेयर हो गई आपकी कोशिका भित्ति की। उसके अंदर की तरफ फिर पहला लेयर जो आता है आपका सेल मेम्ब्रेन का आता है, जिसको आप कोशिका कला कहते हैं। कोशिका कला सार्वभौमिक कला होती है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी का कहने का सेंस, जैसे आप देख रहे हैं वनस्पत कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो सबसे बाहर की तरफ रहेगा ये। इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी जीवाणु कोशिकाओं की उसमें भी कोशिका कला पाई जाएगी। यानी ऐसी कोई कोशिका नहीं होती जिसके अंदर कोशिका कला नहीं पाई जाए, इसलिए इसको कहते हैं सार्वभौमिक कला, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में कि कोशिका कला से की खोज कैसे हुई, और फिर उसके संरचना संबंधित विभिन्न मॉडल जो दिए गए हैं उसके बारे में अलग से बात किया जाएगा। पहले हम उसके विभिन्न भागों की बात कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि कोशिका कला के अंदर की तरफ जितना भी जीवित पदार्थ उपस्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं। ये आपका कोशिका कला से लेके अंदर जितना भी जीवित पदार्थ है उस पूरे पदार्थ को आप क्या कहेंगे? आप प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य कहेंगे। फिर इसी जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को आप 2 भागों में बांटते हैं, एक तो केंद्रक और दूसरा केंद्रक कला और कोशिका कला के मध्य स्थित भाग
संपूर्ण भाग को आप कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और दूसरा आधा क्या हो गया आपका, केंद्रक। यानी कि जीवद्रव्य जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक मध्य का केंद्रक और उसके चारों ओर उपस्थित केंद्रक से लेकर कोशिका कला के मध्य का समस्त जीवित पदार्थ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो जीवद्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है आपका, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। केंद्रक की बात पहले कर लेते हैं। तो देख रहे हैं केंद्रक जो है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसमें आप देख रहे हैं कि केंद्रक में 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर इसकी एक अपनी निश्चित कला होती है जिसको आप केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर फिर एक सघन डार्क बॉडी होती है जिसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसी प्रकार से उसके अंदर जो तरल भरा होता है उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और उसी के अंदर धागे जैसे संरचनाएं जो स्थित होती हैं उसको आप क्रोमैटिन कहते हैं। अब जीवद्रव्य के यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है, जीवद्रव्य केंद्रक के बाहर का जो भाग है आपका जीवद्रव्य का, जिसको आप कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसके अंदर 2 मुख्य भाग आते हैं। एक तो आपके कोशिकांग होते हैं, दूसरा आपका तरल मैट्रिक्स होता है। जो आप तरल मैट्रिक्स देख रहे हैं पूरा इसमें फैला हुआ है, और प्लस दूसरा चीज़ क्या होता है, कोशिकांग। कोशिकांगों के अंतर्गत आपका क्या आता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदवी जालिका है, राइबोसोम है, गोल्जी काय है, लवक है, ये सारे कोशिकांग जो है जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग होते हैं, वो सब उपस्थित रहते हैं। और साथ साथ तरल मैट्रिक्स रहता है जिसके अंदर आपके संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, ये सभी स्थित रहते हैं। जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी और अनेक, परंतु वनस्पति कोशिकाओं में 1 या 2 और अत्यंत बड़े आकार की खाली जगह स्थित होता है अधिकांश विकसित कोशिकाओं में, जिसको आप रिक्तिका कहते हैं यानी वैक्यूल कहते हैं। वनस्पति कोशिकाओं में 1 या 2 रहेगी और एकदम काफ़ी बड़े आकार की रहेगी, और जंतु कोशिकाओं में अनेक होती हैं लेकिन छोटे आकार की रिक्तिकाएँ होती हैं। रिक्तिका में देखेंगे सबसे बाहर की ओर जो कला है उसको आप कहते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन या रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट। उसी के अंदर जो तरल भरा होता है वैक्यूलर सैप यानी रिक्तिका रस कहते हैं। ये पूरी संरचना आपका वैक्यूल या रिक्तिका कहलाती है। रिक्तिका जब कोशिकाएं प्रारंभ में बनती तो उसमें रिक्तिकाएं उसमें नहीं रहती, लेकिन जब कोशिका का विकास होने लगता है तो अगर बाहरी पदार्थ ज़्यादा तेज़ी से विकसित होते हैं, आंतरिक पदार्थ उस रेशियो से उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाते, तो नेचुरल सी बात है अंदर खाली जगह बन जाते हैं। उन्हीं खाली जगह को भरने के लिए यहाँ पर एक कला निर्मित हो जाती है, उसके अंदर एक तरल भर जाता है रिक्तिका रस। इस तरह से खाली जगह जो होता है वो भर गया, और इस तरह आपका जो रिक्तिका होता है कोशिकाओं में स्फीत यानी कि टर्गिडिटी उसको फुला के रखता है, उसको पिचकने नहीं देता, उसके निश्चित आकार को बनाए रखता है। तो रिक्तिका का मेन काम होता है कोशिकाओं में स्फीत बनाए रखना, सेल में टर्गिडिटी को मेंटेन किए रहना। अब जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जो है सबसे मुख्य कोशिकांग जो सर्वाधिक हम लोग पढ़ते रहते हैं, नाम आता रहता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको आप कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। इसी के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम ऊर्जागृह की संज्ञा देते हैं। एक बात और है, जैसे आपका अभी हमने कहा कि आपसे अलग से बात करेंगे इन सभी स्ट्रक्चर्स की, लेकिन इसका नाम आया ऊर्जागृह का, तो इसी पे मुझे याद आ रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रक कला को कोशिका कला को हम वॉचमैन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का चौकीदार। क्यों? क्योंकि इसका जैसे आपने कहा कि इसका नेचर क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य कला होती है। तो ये जो है कोशिका के अंदर क्या आ रहा है, क्या निकलेगा, उसका एक सिलेक्शन करती है, उसको रेगुलेट करती है, एक तरह का वॉचमैन का काम करती है। जो कोशिकाओं के लिए लाभदायक होता है उसको आने देता है, जो हानिकारक होता है उसी को निकलने देता है। इस तरह से कोशिका की एक अपनी अनेकात्मकता को ये बनाए रखने में सहायक होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है इसी केंद्रक से जुड़ा हुआ आपका पूरा झिल्लीनुमा संरचना स्थित होती है, इसको आप अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कुछ के ऊपर राइबोसोम स्थित होता है, डेट्स वाई इसलिए वो खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसलिए उसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। और जिन अंतःप्रदव्य जालिकाओं पर राइबोसोम नहीं होता इसलिए उनका सरफेस स्मूथ रहता है, इसलिए उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसी अंतःप्रदव्य जालिका से जुड़ा हुआ एक
कलाओं का ही निर्मित संरचना होती है, जिसको हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं उनके डिस्कवरर के नाम पर। ये सभी पदार्थ जो है पदार्थों को इकट्ठा करने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इन सभी कोशिकांगों की बात हम अभी अलग अलग से करेंगे। अभी पहले मेन आप एक साथ इनके विभिन्न भागों को देख लेती हैं। अब इसी में जैसे अगर वनस्पत कोशिका है तो आप देखेंगे इसी में लवक भी स्थित होता है। लवक जो है आपका वनस्पत कोशिकाओं में 3 प्रकार के रहते हैं। अगर हरा रंग का रहता है आप उसको हरित लवक कहते हैं, अगर रंग विहीन होता है उसको आवर्णी लवक कहते हैं, और हरे के अलावा अन्य सभी रंग वाले लवकों को आप वर्णी लवक कहते हैं। इस तरह लवक 3 तरह हो जाता है। ग्रीन वाले को आप क्लोरोप्लास्ट, कलरलेस वाले को ल्यूकोप्लास्ट, और बाकी सभी कलर वालों को आप क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसी तरह कुछ सूक्ष्म कोशिकांग भी आपकी कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे आप उनको जंतु कोशिका, उसमें लाइसोसोम होता है, तारक कायर स्थित रहता है, और ग्लाइसोसोम, पराक्सोसोम, इस तरह की संरचनाएं भी आपके कोशिका द्रव्य के अंदर स्थित रहती हैं। अब आपको एक एक पार्ट की जो है डिटेल स्ट्रक्चर और उसका जो है कार्य, उसका संरचना, ये सब बातें आपको नेक्स्ट क्लास में बात किया जाएगा। ओके, थैंक यू।